BSc पार्ट थर्ड पेपर एज यूजुअल प्लांट फिजियोलॉजी कंटिन्यूशन में है अपना। फर्स्ट जो यूनिट था अपना फोर्थ यूनिट एज अ फर्स्ट यूनिट हमने कंसीडर किया उसको और वो कंप्लीट हो चुका है, फोटोसिंथेसिस। नाउ वी आर कंटिन्यू अबाउट द रेस्पिरेशन, जैसा कि हमने कल स्टार्ट किया था, इसको कल कंटिन्यू किया है। नाउ इसको हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज RQ। व्हाट इज द RQ? RQ इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इस RQ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको RQ। व्हाट इज RQ? मीन्स रेस्पिरेशन में जिस सबस्ट्रेट को यूज़ किया जा रहा है, मीन्स जिस सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन हो रहा है, जिस सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उस ऑक्सीडेशन में जो CO2 रिलीज़ हो रही है और जो O2 यूज़ हो रही है, उन दोनों का रेशियो जो कहलाता है वो RQ कहलाता है। ओके, RQ इज द रेशियो ऑफ CO2 एंड O2। CO2 कहाँ से रिलीज होगी? जो सबस्ट्रेट, जो पदार्थ, फैट हो, प्रोटीन हो, लिपिड हो, जिसका के ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिसका ब्रेकडाउन हो रहा है रेस्पिरेशन में, तो उसके ब्रेकडाउन में जो CO2 निकलेगी, वो जो रिलीजिंग CO2 होगी वो CO2 का रेशियो है। नीचे जो हमने O2 रिप्रेजेंट किया है, ये O2 उसके ऑक्सीडेशन के लिए जो रिक्वायर्ड O2 है, मिनिमम रिक्वायर्ड जो ऑक्सीजन है, मीन्स इतनी मिनिमम रिक्वायर्ड ऑक्सीजन ब्रेकडाउन के लिए चाहिए ही चाहिए, उस ऑक्सीजन को यहाँ हम CO2 अपॉन O2 की फॉर्म में RQ से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, रेस्पिरेटरी क्वेश्चंट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम of carbon dioxide produced to the volume of oxygen consumed by a given weight of the tissue over a given period. Okay, as usual CO2 upon O2, किसी भी पदार्थ के ब्रेकडाउन में जो CO2 रिलीज हो रही है, जितनी O2 यूज़ हो रही है, उसका जो रेशियो है वो RQ कहलाता है। बट जब हम RQ का मेजरमेंट करते हैं तो टाइम पीरियड फिक्स होता है, डिसाइडेड गिवन टाइम पीरियड होता है, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड। देन जो जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, जिस लीफ की हम स्टडी कर रहे हैं, उस लीफ में जो टिश्यू की अमाउंट है, जो सेल्स हैं, उनका नंबर ही फिक्स होता है। टिश्यू और सेल्स मीन्स 10 सेल हैं और इनमें 2 मिनट के अंदर जितनी CO2 और O2 निकलेगी वो उसका RQ कहलाएगी। गिवन टाइम और गिवन सब्सटेंस दोनों का अमाउंट इसमें फिक्स है। अब जिस पदार्थ में जिस पदार्थ का ब्रेकडाउन हो रहा है वो भी फिक्स है, इसके अंदर टाइम भी फिक्स है, और जहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो भी फिक्स है, वो एरिया वाइज। नाउ RQ ऑफ फैट टू यूनिटी, मतलब RQ जो है, RQ का जो वैल्यू है कहीं 1 हो सकती है। अगर 1 होती है तो इसे हम कहेंगे यूनिटी या 1। अगर 1 से कम होती है तो हम कहेंगे RQ इज़ लेस देन यूनिटी। अगर 1 से ज़्यादा होती है तो हम कहेंगे RQ इज़ ग्रेटर देन यूनिटी। यूनिटी मीन्स 1। तो जो अगर फैट को सब इसमें एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज़ करते हैं, अगर फैट को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज़ किया जाता है तो इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होने में जितनी CO2 यूज़ होती है और जितनी CO2 रिलीज़ होती है और जितनी O2 यूज़ होती है, उन दोनों का रेशियो 1 आता है। RQ का रेशियो 1 आने के कारण ही इसे हम 1 या यूनिटी कंसीडर करते हैं। तो फैट, RQ ऑफ फैट टू यूनिटी, रेस्पिरेटरी क्वेश्चंट इज यूनिटी, इज and normal respiring plant tissue. It is obtained when carbohydrate is completely decomposed to carbon dioxide and water. जब फैट को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज़ किया गया, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, तो उससे CO2 और O2 का जो रेशियो बना वो 1 बना, जो कि इसके RQ के लेवल को शो करता है। फैट C6H12O6 कोई भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। Now we are discuss about the RQ of fat.
इज अ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। C6H12O6 है। देन इसके कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए 6 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, और जब 6 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी तो इससे जो बनेंगे 6 CO2 और H2O के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। 6 CO2 प्लस H2O का मॉलिक्यूल इससे रिलीज होगा। मीन्स यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि जो यूज़ होने वाली ऑक्सीजन है उसका अमाउंट और जो रिलीज होने वाली CO2 है उन दोनों का रेशियो इक्वल है। तो यहाँ अगर हम RQ की वैल्यू निकालें, हियर RQ इक्वल टू 6/6 इक्वल टू 1, तो यहाँ फैट का RQ कितना हो जाएगा, RQ इज अ यूनिट या 1 के बराबर होता है। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट द RQ ऑफ protein and fat. This is a carbohydrate, not fat. Okay, this is a carbohydrate. C6H12 is a carbohydrate. Now RQ of protein and fat. अगर हम RQ इसके प्रोटीन की बात करें और फैट की बात करें, तो जैसा कि मैं कल आपको बता चुकी हूँ कि इनके अंदर अपना खुद का जो ऑक्सीजन है बहुत कम होता है, तो इनके ऑक्सीडेशन के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो इनका जो RQ का लेवल आता है बेसिकली वो 1 से कम आता है। Respiration of fat and protein instead of carbohydrate, fat and protein may be used as the respiratory substrate. These compounds have lower proportion of oxygen as compared to carbohydrate. They required more oxygen for their complete oxidation. क्योंकि फैट और प्रोटीन में RQ of fat and protein, RQ of fat and protein दोनों का हम एक साथ कंसिडर करेंगे। इन दोनों के अंदर अपना सेल्फ का ऑक्सीजन बहुत कम है, तो इनके कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए काफ़ी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड रहती है। जब यह काफ़ी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है और CO2 कंपेरेटिवली उससे कम रिलीज हो रही है, तो इसका RQ का लेवल जो होता है 1 से कम आता है, लेस देन यूनिटी होता है। द RQ इज लेस देन यूनिटी व्हेन अ फैट इज यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी। अगर फैट को एज ए रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट यूज़ किया जा रहा है तो इसका RQ लेवल 1 से कम आएगा। क्यों आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो फैट है, सबसे पहले जो फैट है वो स्प्लिट होगा किसमें, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स के अंदर। ये जो फैट है अगर इसको रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट में यूज़ किया है तो सबसे पहले स्प्लिट होता है, टूटता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड की फॉर्म में ये ब्रेक होगा। तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों का फिर अलग अलग इसमें ऑक्सीडेशन होगा और दोनों का फिर अलग अलग RQ वैल्यू निकाली जाएगी। फिर फैट जो ब्रेक डाउन हुआ है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, इन दोनों की RQ वैल्यूज़ को फिर इस अकॉर्डिंग इसके अगर यूनिटी की हम बात करते हैं तो RQ लेवल जो है इसका 1 से कम आता है। द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल गिव अस RQ ऑफ 0.86। ये कैसे ब्रेक डाउन हुआ, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन हुआ। ग्लिसरॉल का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो इसके जो RQ की वैल्यू आती है वो है 0.86, इसका RQ 0.86 आता है। ओके, नाउ RQ ऑफ ग्लिसरॉल इज 0.86, द वैल्यू ऑफ RQ is 0.86. The oxidation of different fatty acid. अब जैसा कि मैंने यहाँ बताया फैटी एसिड में ब्रेक डाउन हो रहा है इसका, लेकिन फैटी एसिड अलग अलग टाइप के होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग होता है, बहुत सारे फैटी एसिड होते हैं। तो फैटी एसिड का RQ डिपेंड करता है उस फैटी एसिड के नेचर पर। मीन्स जो फैटी एसिड यहाँ पे ब्रेक डाउन से बना है उस फैटी एसिड का नेचर कैसा है उसके बिहाफ पे उसका RQ डिपेंड करता है। डिपेंडिंग ऑन द मॉलिकुलर वेट ऑफ फैटी एसिड, RQ यहाँ किस पर डिपेंड करेगा, ये जो फैटी एसिड है इसके मॉलिकुलर वेट पे RQ डिपेंड करेगा। इट वरीज फ्रॉम यूनिटी और टू अ वैल्यू ऑफ, मतलब ये जो यहाँ पे फैटी एसिड जो है इसका जो RQ है ये 1 से
0.69 तक हो सकता है। यानी कुछ फैटी एसिड ऐसे हैं जिनका RQ 1 आता है और कुछ फैटी एसिड ऐसे हैं जिनका RQ 0.69 आता है। ओके, 0.69 फॉर एग्जाम्पल स्टेरिक एसिड, 0.69 किस में आएगा? स्टेरिक एसिड में। तो ये डिपेंड करता है कि RQ फैटी एसिड का मॉलिक्यूलर वेट क्या है। और जो यूनिटी है ये आएगा एसिटिक एसिड के अंदर। RQ जो वैल्यू है ये एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में इसकी वैल्यू है। तो अगर इसके ब्रेकडाउन से जो बनने वाला फैटी एसिड है एसिटिक एसिड है तो इसका RQ 1 आएगा। अब बनने वाला जो फैटी एसिड है वो स्टेरिक एसिड है तो RQ इसका 0.69 आएगा। फॉर एग्जांपल C55H04O6 देन 80O2, इसको एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। C57H104O6 इज द फॉर्मूला ऑफ फैटी एसिड। इसके ऑक्सीडेशन के लिए 80 O2 रिक्वायर्ड है, 80 O2 रिक्वायर्ड है। तो जब इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा इसे 57CO2 प्लस 52H2O रिलीज होंगे। अब आप इसका RQ निकालिए। आप इसका RQ निकालेंगे तो RQ का रेशियो क्या है? जैसे ये CO2 अपॉन O2, यहाँ कितनी CO2 रिलीज हुई है? इसमें कितने CO2 है? 57 CO2 है। ऑक्सीजन कितनी यूज़ हुई है? 80 इसमें ऑक्सीजन यूज़ हुई है। तो जब आप इसका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो जो आएगा वो 0.71 रेशियो आएगा, इज़ अ 0.71 रेशियो। तो फैटी एसिड्स या हम ये कह सकते हैं कि जब फैट को एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज़ किया जाता है तो जो RQ आता है वो 0.71 के लगभग आता है। द रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फॉर फैट हैज़ ऑन द एवरेज वैल्यू ऑफ 0.7। इसीलिए हर तरह के फैट को कंसीडर करते हुए जो फैट का RQ वैल्यू रखा गया है वो रखा गया है 0.7। ओके, कार्बोहाइड्रेट का RQ 1, फैट का RQ 0.7। हालांकि फैट जो है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में ब्रेकडाउन होता है, दोनों का अलग अलग RQ निकलता है, बट एज ए एवरेज बिहाव पर इसका जो RQ है 0.7 रखा गया है। इसका RQ कम क्यों होता है? प्रोटीन का भी RQ कम क्यों होता है? क्योंकि इनमें जो इनबिल्ट ऑक्सीजन होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है। कार्बोहाइड्रेट में इनबिल्ट ऑक्सीजन काफ़ी होती है, डेट्स वाई वहाँ पे RQ लेवल अप टू यूनिटी या 1 के बराबर आता है। नाउ अब हम बात करते हैं जर्मिनेशन ऑफ फैटी सीड्स। जैसा कि आप जानते हैं कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो प्रोटीन रिच होते हैं, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो फैट रिच होते हैं। फैटी एसिड्स बेसिकली ऐसे सीड्स जिनसे ऑयल हम गेन करते हैं, ऑयल या ऑयल ऑब्टेन्ड जो सीड्स होते हैं वो फैटी सीड्स होते हैं, फैट रिच सीड्स होते हैं। तो जब इनका जर्मिनेशन होता है, ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ फैटी सीड्स फैट आर कन्वर्ट इनटू कार्बोहाइड्रेट। Therefore, more oxygen will be absorbed than required for respiration. It will decrease the value of respiratory quotient. तो जब ऐसे फैटी एसिड का जर्मिनेशन हो रहा है जिनमें फैट स्टोर है, तो एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन, जब इनमें जर्मिनेशन हो रहा है तो जो फैट है इसका कन्वर्जन होता है कार्बोहाइड्रेट में। और आपको ये पता है कि फैट में इनबिल्ट ऑक्सीजन कम है, कार्बोहाइड्रेट में इनबिल्ट ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो जब फैट कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा तो इसको काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी। तो और इसमें इस पूरे प्रोसेस में जो CO2 रिलीज़ होगी कंपेरेटिवली काफ़ी कम होगी। तो क्योंकि यहाँ फैट का कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्जन होता है और इन्हें काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए यहाँ का जो RQ वैल्यू होता है जर्मिनेटिंग सीड्स में वो भी ऑलवेज 1 से कम होता है। जर्मिनेटिंग फैटी सीड्स। नाउ फर्स्ट RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड RQ ऑफ फैट हो गया, एंड प्रोटीन का भी कम होता है, डिस्क्राइब करती हूँ मैं। और जर्मिनेटिंग
फैटी एसिड्स जो होते हैं इनका भी RQ क्या होता है, 1 से कम होता है, लेस देन 1। या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं लेस देन 1, RQ इज इक्वल टू लेस देन 1। जो RQ है वो 1 से कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि जर्मिनेटिंग सीड में फैटी एसिड जो है, फैट जो है कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स, अगर कुछ पदार्थ ऐसे हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पे RQ की वैल्यू क्या होगी? इन क्रैसुलेशियन एंड एंथोसाइनिन रिच प्लांट, ऐसे प्लांट जो कि क्रैसुलेशन फैमिली को बिलोंग करते हैं और जिनकी दूसरे प्लांट इस तरह के जिनमें एंथोसाइनिन रिच लीव्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट आर इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइड, उनमें कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन ना होके इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। और इस इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन से जो पदार्थ बनता है वो है ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑक्सीजन इज यूज्ड बट नो कार्बन डाइऑक्साइड इज इवॉल्व। यहाँ पर जब ऑर्गेनिक एसिड बन रहा है और कार्बोहाइड्रेट का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है, जब कार्बोहाइड्रेट का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है और ऑर्गेनिक एसिड बना है तो इस पूरे प्रोसेस में ऑक्सीजन तो यूज़ हुई है बट CO2 इसमें बिल्कुल रिलीज़ नहीं होती है। तो ऐसा प्रोसेस या ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन यूज़ हो रही है बट CO2 बिल्कुल भी रिलीज़ नहीं हो रही है, देन RQ की वैल्यू इस कंडीशन में 0 होती है। ओके, तो हम जर्मिनेटिंग ऑफ फैटी सीड्स में हमने कर लिया। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनिक एसिड का जो RQ होता है वो 0 होता है। वाई इज़ इट 0? ये 0 इसलिए होता है क्योंकि सेक्युलेंट प्लांट है या एंथोसाइन रिच लीफ वाले प्लांट हैं, मीन्स ऐसी लीफ जिनमें क्लोरोफिल के कंपेरेटिवली एंथोसाइनिन ज़्यादा है, उनमें कार्बोहाइड्रेट का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। ड्यू टू दिस इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑर्गेनिक एसिड फॉर्मेशन अकर्स एंड नो रिलीज ऑफ CO2 but O2 is used properly. Then the ratio of CO2 upon O2 is 0 upon absorbed या consumed O2. Then the 0 upon consumed O2 equal to 0. तो ऐसे कंडीशन में RQ 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लिख के बता दें, 2 मॉलिक्यूल हमने कार्बोहाइड्रेट के लिए यहाँ पे ऑर्गेनिक एसिड की बात करें, 2 मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट के हैं। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है C6H12O6, 2 मॉलिक्यूल्स हैं इसके और इनका कंप्लीट ऑक्सीडेशन यहाँ नहीं होता है, जैसा कि बता चुकी हूँ मैं आपको। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा जिसके लिए 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल सफिशिएंट हैं, जिससे मैलिक एसिड C4H6O6 मैलिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल्स मैलिक एसिड इज अ ऑर्गेनिक एसिड और इसके साथ प्लस 3H2O का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ अगर आप RQ निकालते हैं तो आप देख रहे हैं कि O2 कितनी है, 3 है और CO2 बिल्कुल भी रिवॉल्व नहीं रिलीज हुई है। देन 0/3, तो RQ की वैल्यू क्या आएगी, 0। RQ इज अ 0। तो ऑर्गेनिक एसिड्स का जो RQ होता है वो कैसा होता है, 0 होता है ऑर्गेनिक एसिड्स का RQ। नाउ ये हमने बात की कि RQ 1 है कार्बोहाइड्रेट का, RU 1 से कम है प्रोटीन और फैट में। जैसा कि हमने फैट को कंसीडर किया था, सेम हम वैसा ही प्रोटीन में कंसीडर करेंगे, क्योंकि प्रोटीन के अंदर भी अपना इनबिल्ट ऑक्सीजन कम होता है। देन वहाँ भी ऑक्सीडेशन के लिए जो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन होती है वो काफ़ी अधिक होती है कंपेरेटिवली टू रिलीजिंग CO2। दैट्स वाई ड्यूरिंग द केस ऑफ फैट एंड प्रोटीन द वैल्यू ऑफ RQ इज लेस देन 1 और लेस देन यूनिटी। ओके, और हमने ये चीज़ आपको फैटी एसिड की जर्मिनेशन में बताई, यही ऑर्गेनिक एसिड में बताई। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि जो RQ की वैल्यू है मोर ग्रेटर देन 1 आए। ओके, हाँ ऐसा भी होता है, RQ मोर देन यूनिटी या मोर देन 1। ओके,
नाउ RQ इज मोर देन यूनिटी. रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, इसमें हम रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड का एग्जांपल लेंगे इसके अंदर. इससे पहले हमने फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड लिया था, अब है रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड. रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है ऑर्गेनिक एसिड है तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में हैव एन ऑक्सीजन कंटेंट हायर देन कार्बोहाइड्रेट. तो ऐसे जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, द वैल्यू ऑफ RQ विल बी हायर देन यूनिटी. जैसा कि मैंने बताया भाई, कार्बोहाइड्रेट में एक क्यों आ रहा है RQ, क्योंकि उसमें इनबिल्ट ऑक्सीजन ज़्यादा है. तो अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इस तरह का है कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा इनबिल्ट ऑक्सीजन है तो क्या होगा, RQ ज़्यादा आएगा. तो अगर ऐसा कोई रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है जिसमें इनबिल्ट ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा है तो वहाँ जो RQ आएगा वो 1 से ज़्यादा आएगा. Such a condition is prevalent in some plants where at time ऑर्गेनिक एसिड आर यूज्ड एज रेस्पिरेटरी और रेस्पायरेबल मटेरियल. ये जो RQ की वैल्यू 1 से ज़्यादा उन्हीं प्लांट्स में आती है जिनमें ऑर्गेनिक एसिड्स को एज ए रेस्पायरेबल मटेरियल या रेस्पायरेटरी सब्सटेंस की तरह यूज़ किया जाता है. तो जब ऑर्गेनिक एसिड जो है एज रेस्पायरेबल, एक रेस्पायरेबल मटेरियल है, ऑर्गेनिक एसिड इज़ अ मटेरियल है, तो ऑर्गेनिक एसिड में अपने आप इनबिल्ट काफ़ी ऑक्सीजन है. देन मैं एक एग्जांपल देती हूँ ऑर्गेनिक एसिड का, C4H6O5 ऑर्गेनिक एसिड. और इसका जो ऑक्सीडेशन होगा तो इसका काफ़ी ऑक्सीजन इसके अंदर है, तो +3O2 का रिक्वायरमेंट है, इसको 3 ऑक्सीजन और चाहिए बाहर से इसको. देन इसके बाद 4CO2 और 3H2O, 4CO2 + 3H2O का रिलीजिंग होगा, इसके अंदर फॉर्मेशन होगा. तो यहाँ अगर हम RQ निकालते हैं, यहाँ आप RQ निकालेंगे इस चीज़ के अंदर, तो RQ कितना आएगा, कितना CO2 है, 4/3. तो इस सिचुएशन में क्या आएगा, RQ इज़ ग्रेटर देन 1. ओके, RQ इज़ ग्रेटर देन 1, कितना है 1.3. यहाँ ग्रेटर देन 1, यहाँ मैं लिख सकती हूँ 1.3. RQ की वैल्यू है 1.3. तो 1.3 होने से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे RQ 1 से ज़्यादा है जिसका मान है 1.3. तो नाउ इट इज़ क्लियर व्हेन ऑर्गेनिक एसिड इज यूज्ड एज अ रेस्पायरेबल मटेरियल देन वैल्यू ऑफ RQ इज ग्रेटर देन 1. नाउ रेस्पिरेशन ऑफ मैच्योरिंग फैटी सीड्स, जो फैटी सीड्स हैं जब वो परिपक्व होते हैं, राइप होते हैं, तो उस समय RQ की वैल्यू क्या होती है. Respiration of maturing fatty seeds. Okay. Oxygen may be produced in cells metabolism so that little oxygen is taken up for the atmosphere for respiration. बेसिकली क्या होता है, हम जानते हैं जो सेल्स में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं उनमें ऑक्सीजन ऑलरेडी रिवॉल्व होती है, ऑक्सीजन निकलती है. डेट्स वाई किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए या रेस्पिरेशन के लिए बाहर से बहुत ही कम मात्रा में ऑक्सीजन लेनी पड़ती है. दिस सिचुएशन अकर व्हेन कार्बोहाइड्रेट are transformed into the fat during the ripening of seed. अगर सिचुएशन ऐसी है कि कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो रहा है फैट के अंदर, तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर इनबिल्ट ऑक्सीजन ज़्यादा है, फैट में इनबिल्ट ऑक्सीजन कम होती है, तो कार्बोहाइड्रेट जब फैट में कन्वर्ट हो रहा है तो काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन बाहर निकलेगी और बाहर से जो ऑक्सीजन है उसकी रिक्वायरमेंट हमें कम रहेगी. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, इफ़ द रेट ऑफ फैट फॉर्मेशन in such
that the whole of oxygen is consumed. Internally in respiration, the value of RQ will be infinite. तो RQ की वैल्यू क्या होगी, काफ़ी अधिक होगी, इनफाइनाइट होगी. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज 19 मॉलिक्यूल हैं ग्लूकोज के 19 C6H12O6 ओके C6H12O6 देन बिना किसी आउटर इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इसके जो सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है जो ऑक्सीजन वहाँ पे निकल रही है उसी को ये यूज़ कर रहे हैं. मतलब प्लांट के अंदर जो ऑक्सीजन है उसी को यूज़ कर रहे हैं इसके ऑक्सीडेशन के लिए. बाहर से कोई ऑक्सीजन नहीं लेनी पड़ रही है. तो इससे जो बनेगा C57H104O6 के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे. दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ ट्रायोलिन फैटी एसिड. ट्रायोलिन फैटी एसिड है और यहाँ 10H2O प्लस 46 CO2 का रिमूवल होगा 46 O2 का रिमूवल होगा. ओके तो यहाँ ऑलरेडी इतनी ऑक्सीजन है कि CO2 कहीं है ही नहीं. तो इस सिचुएशन में जब CO2 है ही नहीं ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इनफाइनाइट इसकी वैल्यू आएगी. नाउ एनएरोबिक रेस्पिरेशन. एनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं, जिसके अंदर किसी तरह की ऑक्सीजन की किसी वायु की नीड नहीं होती है. नो देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ऑक्सीजन एनी एयर. दिस टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एनएरोबिक respiration or anaerobic oxidation. In anaerobic respiration no oxygen is observed, even then CO2 is evolved in most of the cases. ऑक्सीजन बिल्कुल यूज़ नहीं हो रही है बट CO2 काफ़ी मात्रा में यूज़ हो रही है. देन द वैल्यू ऑफ RQ विल बी इनफाइनाइट. तो यहाँ भी जो RQ की वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट होगी क्योंकि इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का कोई यूज़ नहीं हो रहा. देयर इज़ नो यूज़ ऑफ O2 बट CO2 जो है काफ़ी मात्रा में निकल रही है. तो यहाँ भी किसकी वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट इसकी वैल्यू होगी. नेक्स्ट डार्क फिक्सेशन ऑफ CO2. जैसे क्रैसुलेशन प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम आउटसाइड ड्यूरिंग द नाइट. ये रात के समय CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं और जब इनको फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है या रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है उस समय उसको ये यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द जो आपने रात को CO2 एब्जॉर्ब किया उसे दिन में यूज़ करते हैं जैसा कि हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है. और दिन में ही किसी तरह का कोई CO2 को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं क्योंकि दिन में इनके स्टोमेटा क्लोज रहते हैं. डेट्स वाई हियर RQ क्या होगा यहाँ पे फिर RQ CO2 अपॉन O2. CO2 इन्होंने रात को एब्जॉर्ब कर ली, दिन में कोई यूज़ नहीं करेंगे. देन कोई ऑक्सीजन भी नहीं निकालेंगे, ऑक्सीजन लेवल 0 है इसके अंदर तो इसका जो वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट इन्फिनिटी के अकॉर्डिंग होगी. ओके तो ये डिपेंड करता है कि भाई कितनी ऑक्सीजन निकल रही है, कितना CO2 उसमें निकल रही है, कितनी ऑक्सीजन इसमें यूज़ हो रही है, कि कौन सा सब्सटेंस है जिसे एज ए रेस्पिरेटरी मटेरियल की तरह यूज़ किया जा रहा है. ओके नाउ मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन.